नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंपटीशन कंप्लीट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल एम्पायर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से कवर कर लिया है, जिसके अंदर स्लेव डायनेस्टी, राइट, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोडी डायनेस्टी, देन अब आते हैं मुग़ल डायनेस्टी पे। सो डायनेस्टी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसका वीडियो जो है आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मुग़ल डायनेस्टी में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो कैसे मुग़ल इंडिया में आए, कहाँ उन्होंने स्थापना किया, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, प्रशासन व्यवस्था क्या था, उनका एक्सपेंशन कितना था, कहाँ तक उनका जो साम्राज्य बढ़ा, और उन्होंने कौन कौन सी बैटल्स लड़ी, ये 4-5 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले मुग़ल जो है कौन कौन से किंग हुए। तो देखिए, बाबर पहले किंग हुए, फिर उनके बाद हुमायूं थ्रोन पे आए, फिर अकबर आए, फिर जहांगीर आए, फिर उसके बाद शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आए, फिर उसके बाद छिटमुट किंग आते गए, बहादुर शाह जफर वगैरह। तो उनके बारे में थोड़े बहुत हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इनके बारे में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर में हम बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर कहाँ से आता है, इसका एक्सपेंशन और इसका बैटल्स वगैरह पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा स्टैटिक्स जीके देख लें कि बाबर था कौन और कहाँ से आता है, इसके पिताजी वगैरह कौन थे और एक किस टाइप का आदमी था। और इसमें हम पढ़ेंगे कि बाबर ने इंडिया को ही क्यों चुना अपना अड्डा बनाने के लिए। देखिए, तो बाबर को ही मुग़ल एम्पायर का फाउंडर माना जाता है, जो कि 1526 में पहली पानीपत का युद्ध हुआ था किसके, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी का लास्ट किंग था, और बाबर के बीच में। तो बाबर जो है वहाँ पर जीत गया था। पानीपत की आपने फर्स्ट बैटल नहीं देखी तो उसका भी यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल रखा है, उसके बारे में देखिए। उसकी जो बैटल है उसके बारे में मैंने बताया हुआ कि उसका जो है रिजल्ट क्या था, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ और वो क्यों लड़ा गया और कितने सैनिक वगैरह थे, इसमें मैं थोड़ा सा आपको जो है बता दूंगा। लेकिन आप पूरा अगर डिटेल में जानना चाहते हैं पानीपत का फर्स्ट बैटल, तो आप वीडियो जो है देख लीजिए। ये डिसेंडेंट तक इसका तैमूर का था। तैमूर इसके पिता का नाम था, और चंगेजीज जो है मदर साइड के थे, यानी कि जो मदर थी वो चंगेज के साइड की थी। ठीक, ये एक टर्क सुन्नी मुस्लिम था, यानी कि टर्किश था, सुन्नी मुस्लिम था। ये जो है 1483 में पैदा होता है, और फरगना एक जगह है, वहाँ पर पैदा होता है। इसके पिता जो है उमर शेख मिर्ज़ा होते हैं। कौन होते हैं वो, तैमूर के डिसेंडेंट होते हैं इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा। और 1494 यानी कि सिर्फ 14 साल की एज में ये जो है फरगना का राजा बन जाता है, फरगना का राजा बन जाता है। तो जब देखिए, तैमूर जो डायनेस्टी थी, जो टिमुरिड्स थे, वो फरगना के साइड में, समरकंद के साइड में, वो हमेशा आपसी में लड़ते रहते थे। इस पॉलिटिकल डिसयूनिटी के कारण क्या हुआ कि वहाँ पर जो सफ़ाविद, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बाद में डिस्कस करेंगे जब नए वीडियो पे पूरा वीडियो बनेगा इसके ऊपर। सफ़ाविद डायनेस्टी थी, उन्होंने इसका फ़ायदा उठा लिया और ईरान को पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया, अपने पावर में उन्होंने मिला लिया। और तभी से अब तक जो है ईरान में हम देखेंगे कि शिया और सुन्नी का जो दबदबा बना रहता है, कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, झगड़े होते रहते हैं। तो अभी भी आपको न्यूज़ वगैरह में आता होगा, ये उसी टाइम से चल रहा था। फिर क्या किया, ये सब चीज़ें देख के कि मेरा यहाँ पर दाल तो गलने वाली नहीं है, तो बाबर जो है आगे को मूव कर गया। कहाँ पर, इसने सोचा कि समरकंद को जो उसका बर्थ प्लेस होता है वहाँ पर मैं रिकवर कर लूँ, बट वो रिकवर नहीं कर पाता। तो क्या करता है, ये काबुल के साइड में 1504 में मूव कर जाता है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, एनसीईआरटी एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वाई बाबर कॉन्क्वेस्ट टू इंडिया, बाबर इंडिया में क्यों आना चाहता। तो देखिए, पहला कारण था वो समरकंद को रिकवर नहीं कर पाया था। दूसरा जो कारण था कि वो इंडिया के लिए, इंडिया की तरफ इसलिए अट्रैक्ट हुआ क्योंकि इंडिया उस समय में बहुत ज़्यादा वेल्थी धनवान कंट्री था। और इसे इनवाइट भी किया था किसने, दौलत खान, जो कि एक गवर्नर पंजाब का, लोधी डायनेस्टी में गवर्नर का चीफ कमांडर था दौलत खान, उसने जो है इनवाइट किया था, और आलम खान, इन दोनों ने मिलकर इनवाइट किया था। तो देखिए, हर जगह आपको दौलत खान मिलता है, बट आलम खान हर जगह नहीं मिलता। ये आपको जब क्वेश्चन पेपर आएगा ये प्रीलिम्स वगैरह का, तो उसमें आपका ये नाम दिख जाएगा, आलम खां। जब आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ आलम खां भी है, बट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। तो इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं। दूसरा देखिए, अबुल फजल क्या लिखते हैं, अबुल फजल एक अपनी बुक में लिखते हैं कि बाबर जो है, बाबर रूल्ड ओवर बदख्शां, कंधार, काबुल, बट नो रेवेन्यू टू मैनेज आर्मी दैट वाई अट्रैक्ट टू इंडिया।
वो कहते हैं कि बाबर ने बदख्शां, कंधार और काबुल पे बहुत ज़्यादा दिनों तक रूल किया, बट वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया, वहाँ पर रेवेन्यू था नहीं कि आर्मी को मैनेज कर सके, इसलिए वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और भी अट्रैक्शन का क्या कारण था बाबर का? देखिए, ये इंडिया में जो कुषाण डायनेस्टी, जब कनिष्का जब मर गया, कौन, मैंने एंशियंट इंडिया भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, बस उसके अंदर जो है संगम एज थोड़ा और पढ़ाना बाकी है। तो जब कनिष्का एम्पायर जो है कुशाना एम्पायर में कनिष्का का जब निधन हो गया, तो उसके बाद जो है एम्पायर उनका कमज़ोर हो गया। तो उसने क्या किया, इंडिया के ऊपर सोचा कि अब मैं हमला कर सकता हूँ, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट रूलर था वो तो मर गया। तो उसने काबुल और कंधार को जो इंटीग्रल पार्ट था, इसलिए उसने हमला कर दिया, क्योंकि ये सब इंडिया के ही पार्ट थे उस समय पे। इन इंडिया उसको अपॉर्चुनिटी थी कि इंडिया में मैं जाऊंगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि इंडिया कुछ इस तरीके से कंट्री, तो यहाँ पर पोर्ट है, इधर पोर्ट है, इधर पोर्ट है, तो मैं चारों दुनिया से, इधर से यूरोप से और अरब से व्यापार कर सकूँगा, और इधर से ईस्ट के साइड से और यूएसए के साइड से मैं व्यापार कर सकूँगा। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए वो इंडिया में आना चाहता था। देखिए दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा, क्योंकि पूरा मैं मुग़ल एम्पायर ख़त्म कराने वाला हूँ 1 या 2 पार्ट में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए, ही कॉन्क्वेर्ड फोर्ट ऑफ भीरा 1500, भीरा का जो फोर्ट है 1518 और 19 में जो है कॉन्क्वर्ड कर लिया था। और किसको बाहर निकाल दिया था? दौलत खां लोधी को। देखिए, दौलत खां लोधी ने उसको बुलाया और उसी को जो इसने भी मार के भगा दिया। ठीक, जो सियालकोट एरिया पंजाब का, उसे भी इसने कैप्चर कर लिया था। क्यों? सियालकोट जो पंजाब का, क्योंकि दौलत खां जो लोधी था वो पंजाब का ही चीफ था। राणा सांगा ने भी बाबर को इनवाइट किया था। सबसे बड़ी बात है कि राजपूत में वो भी चाहते थे कि इब्राहिम लोधी को जो गद्दी से उतारा जाए दिल्ली के सल्तनत से, तो राणा सांगा ने भी बुलाया, बट राणा सांगा के साथ भी युद्ध होता है और इनको जो है गिरा देता है। देखिए, पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है 21 अप्रैल 1526 में, जो कि देखिए ये ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस क्या था इसका। तो बाबर यहाँ पर जीता, इब्राहिम लोधी इसका हार जाता है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने फैक्ट लिखे हैं, इससे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसे मैं बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप देख लीजिए। ठीक, हम आगे मूव करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह मैंने पहले वीडियो में बता चुका, चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। बैटल ऑफ खानवा के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बैटल ऑफ खानवा होने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है 17 मार्च 1527 को ये बैटल होता है। क्यों होता है ये? तो राणा सांगा की पर्सनल दुश्मनी थी इब्राहिम लोधी से। क्यों? इब्राहिम लोधी चाहता था कि मुझे जो है ईस्टर्न राजस्थान, जो मालवा वाला रीजन है, वो मुझे मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स का ज़्यादा स्कोप था। तो वो जब कॉन्क्वेस्ट करने जाता था तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था। इसलिए राणा सांगा ने सोचा कि दौलत खां इनवाइट कर रहा बाबर को, और बाबर के पास काफ़ी अच्छा खासा फौज भी है, तो मैं भी बाबर को इनवाइट कर देता हूँ। तो राणा सांगा ने भी जो है इनविटेशन भेज दिया बाबर के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राणा सांगा ने भी इनविटेशन भेजा था बाबर को बुलाने के लिए, कि ताकि इब्राहिम लोधी को दिल्ली सल्तनत से उतारा जा सके। तो राणा सांगा ने क्या वादा किया था कि बाबर को सैनिक देगा, राइट, बट राणा सांगा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, धोखा दे दिया, बाबर को सैनिक नहीं दिया। तो बाबर जो है थोड़े से सैनिक में पानीपत का युद्ध लड़ा, तो वहाँ पर बाबर को आ गया गुस्सा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे बाबर ने उसे माफ़ कर दिया 6 महीने 7 महीने तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद खिलजी को जो है राणा सांगा ने पिलियार खार एक जगह है आगरा के पास में, वहाँ पर डिफीट करता है। फिर आगे को बढ़ता है, तो बाबर को लगता है कि भैया ये तो हमारे पास ही आएगा, लगता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़तरे में है। तो राणा सांगा को हरा देता है बाबर खानवा के युद्ध में। खानवा एक जगह है, वहाँ पर युद्ध होता है और वहाँ पर हरा देता है राणा सांगा को, और बाबर जीत जाता है। यही कारण था, धोखा देने के कारण ही बाबर ने इससे युद्ध लड़ा था राणा सांगा से। उसके बाद देखिए टीम मेंबर देखते हैं खानवा का बैटल के साथ, इसका मैं सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूंगा। देखिए, तो राणा सांगा के साइड में देखिए हसन खान मेवाती थे, महमूद लोधी थे, ये सब चीज़ें जो है आप देख लीजिए। महमूद लोधी चाहते थे कि क्योंकि अब जो है इब्राहिम लोधी मर चुका था, तो महमूद लोधी का यहाँ पर अच्छा खासा रोल है कि अब मैं दिल्ली का सल्तनत संभाल सकता हूँ, इसलिए वो मिल जाते हैं राणा सांगा के साथ। तो इन्होंने टोटल जो है 20,000 फोर्स के साथ, घुड़सवारों के साथ, बट यहाँ पर सांगा जो है इसके अपने दगाबाजी कर देते हैं। कौन? नोबल्स जो होते हैं वो दगाबाजी कर देते हैं, इसे जहर दे देते हैं खाने में, तो राणा सांगा यहाँ पर मर जाता है। युद्ध से नहीं मरता, यहाँ पर खाने में जहर देने से मरता है। बट बाबर देखिए, बाबर इस टर्म में जिहाद का
यूज़ करता है स्टॉन्च ऑन मुस्लिम जो होता है जिहाद, कहते हैं कि अगर तुम इस युद्ध में जीतोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगा, तो उस जन्नत में जाने के लिए आप तैयार हो जाओ। इस तरीके से वो मोटिवेट करता था सैनिकों को, और थोड़े से सैनिकों को मोटिवेट करके वो युद्ध जीत जाता था। अब बाबर को गाजी के भी नाम से जानते हैं, और इसने जो है ग्वालियर और धौलपुर जो है कब्जा कर लिया था इसको हराने के बाद, सांगा को हराने के बाद। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स हो, चाहे बीपीएससी है, एमपीपीएससी है, चाहे यूपीपीसीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सब में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा, ये सब चीज़ें बाबर के द्वारा लड़ी गई बैटल से, सब एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। 29 जनवरी 1528 को मेडनी राय वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था, बाबर यहाँ भी जीत गया था। अफगान वर्सेस बाबर के बीच में हुआ था घाघरा का बैटल, बहुत सारे अफगान के रूलर थे, तो यहाँ पर भी बाबर जो है जीत गया था। ठीक, तब कुछ बाबर के कारनामे देख लेते हैं। तो इसने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी जी की। किस लैंग्वेज में? तो टर्किश लैंग्वेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी किस लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन आ चुका है। और इसे ट्रांसलेट किया फारसी में, वो किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी में ट्रांसलेट किया है। इसने क्या किया? तो बाबर ने देखिए मुबैयन स्टाइल स्टार्ट किया, मुबैयन स्टाइल लेके आया था, वो स्टार्ट किया स्ट्रक्चर का। ही फ्लोर्स नक्शबंदी सिलसिला। ये देखिए सूफीज़म जो है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया भक्तिज़म एंड सूफीज़म के ऊपर, तो जाके चैनल पे देख लीजिए। सूफीज़म के ऊपर जो 12 सिलसिला थे उसमें से जो 6 या 7 पे मैंने वीडियो बनाया जो कि इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे कि चिश्ती सिलसिला हो गया, संप्रदाय हो गया, नक्शबंदी संप्रदाय हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर नक्शबंदी का संप्रदाय का अनुयायी था। ही सक्सीड